हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट पीआईबी न्यूज़ फ्रॉम 29th ऑफ अगस्त टू 5th ऑफ सितंबर। ठीक है। सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आरबीआई और नाबार्ड से रिलेटेड उस पे हम बात करेंगे, और एंड में हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग पे भी। ठीक है, क्वेश्चंस मैंने लाए हैं वो उस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो कंटेंट है वो है ये। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये न्यूज़ में है, वो भी उस पर बात करेंगे। जल जीवन मिशन के कंपोनेंट्स देखेंगे। फिर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ये जो है ये ट्राइबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और जो कुछ भी चीज़ें ट्राइबल डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है वो आपके आरबीआई और नाबार्ड के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट ईयर नाबार्ड के मेंस में इस पे क्वेश्चन भी पूछ लिया है। ठीक है, दिस ईयर इंडिया इज होस्टिंग ब्रिक्स समिट। ठीक है, और उसके लिए ये ब्रिक्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मित्रा प्रोजेक्ट, इट इज बीइंग डिस्कस्ड इन बजट आल्सो एंड इट हैज बीन इन न्यूज़ ऑन पीआईबी आल्सो, सो वी विल डिस्कस दिस आल्सो, है ना। एंड देन एट द एंड वी विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द मिसलेनियस पॉइंट विच आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट आप आज डिस्कस करेंगे। तो before moving ahead, let me tell you that we have started our new batch from 30th of August, and we are offering 40% discount on all our RBI Grade B courses. So if you want to ensure your selection and if you want to prepare in little bit of organized way, then you can subscribe to this exam B courses. Then on NABARD courses also we are giving 40% discount. ठीक है, all the courses of RBI, agriculture, finance, IT, Rajbhasha, all the courses we are offering. And if you want to prepare for for NABARD grade A and grade B also in organized way, then you can subscribe to these courses. ठीक है, now we will be talking about animal husbandry infrastructure development fund. ठीक है, I'll switch to Hindi. Okay, because most of our viewers are from Hindi background. I'll be discussing in English as well in between. Okay, so बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव क्या है इस एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के, वो तो सभी को पता होगा, क्योंकि ये जो नाम है उस पे से ही पता चलता है कि बात चल रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमको किस सेक्टर में डेवलप करना है, तो वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब आप कैटल से डील करते हैं, आप ठीक है, भैंसों से डील करते हैं जिसको हम बफालो बोलते हैं ना, बुलॉक्स है उनपे हम डील करते हैं। देन गोड्स है। तो ये सब चीजें एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, टू हेल्प इंक्रीजिंग ऑफ मिल्क एंड मीट प्रोसेसिंग कैपेसिटी। ठीक है, मिल्क का प्रोसेसिंग होता है, मतलब जो भी आपका मिल्क है उसको हम स्किम्ड मिल्क पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। स्किम्ड मिल्क पाउडर, एसएमपी इसको बोलते हैं। तो ये मिल्क को मिल्क पाउडर में अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो इसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। शेल्फ लाइफ बढ़ गया तो इसको हम लॉन्गर ड्यूरेशन तक इसको हम स्टोर कर सकते हैं और उसको फिर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया में तो ज़्यादा स्किम्ड मिल्क पाउडर यूज़ नहीं होता, हम सीधा दूध ही पीते हैं। लेकिन जो भी कंट्रीज़ है, अफ्रीकन कंट्रीज़ है ना, जो लोग शिप पे मतलब सफ़र करते हैं, मरीन शिप है हमारी, नवल वेसल्स है, वहाँ पे क्या होता है, मिल्क तो नहीं मिलेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे ये स्किम्ड मिल्क पाउडर से काम चलाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, मिल्क को स्किम्ड मिल्क पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा देर तक हम मिल्क बेच पाएंगे, है ना। अदरवाइज मिल्क का लाइफ कितना होता है, 2 दिन 3 दिन, पर उसको पाउडर में कन्वर्ट करके उसका लाइफ 6 महीने तक हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो फिर मीट प्रोसेसिंग भी हमको करना है, मीट भी हम 1 डेढ़ हफ्ते 4 5 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, तो उसका भी शेल्फ लाइफ हमको बढ़ाना है उसको प्रोसेस करके। तो वो भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डोमेस्टिकली भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी फार्मर्स हमारे उनका जो भी अदर मतलब अदर देन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है ना। ये जो एनिमल हस्बेंड्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, इन सब डेयरी हो गया, इनमें जो कुछ भी फार्मर्स इन्वॉल्व है उनका हम इनकम ऑगमेंटेशन कर पाएंगे। वी विल बी एबल टू, इट विल हेल्प अस टू डबल द फार्मर्स इनकम। ठीक है, तो ये इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव है। तो सेकंड हम क्या करेंगे, टू मेक अवेलेबल इंक्रीज प्राइस रियलाइजेशन मतलब वही, जो भी मतलब मिल्क को मान लो कुछ 20 अराउंड 50 रुपीज मिलता होगा अगर पर लीटर,
है ना। तो उसको हम प्रोसेसिंग कर देंगे तो उसका प्राइस बढ़ सकता है ना। और वेस्टेज रिड्यूस होगा तो उस पे भी मतलब इनकम बढ़ेगा, हम अगर वेस्टेज रिड्यूस कर पाए। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है ऑब्जेक्टिव में, और ये मतलब वर्ड टू वर्ड आपको याद होना चाहिए, बिकॉज इफ देयर इज अ क्वेश्चन इन डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग रिगार्डिंग the efforts which has been taken to double the farmers income, there you can make these arguments, ठीक है, there you can make these arguments, you can use these words, ठीक है। Now we'll come across details. See, the detail portion is very much important, ठीक है, for your prelims also and for your mains also, because NABARD has tendency to ask such details. In RBI also mains they will ask such details, because there is syllabus of there is mention of agriculture in your main syllabus of RBI, है ना, and NABARD it is also relevant, ठीक है। So these all these details you should be knowing and you should take note of this. तो ये पूरा जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है उसका कॉर्पस कितना है, 15,000 करोड़, ये सबको पता होगा। बट इट इज फॉर ओनली फॉर 3 years स्टार्टिंग फ्रॉम 2021, ठीक है, ये 3 साल के लिए ही है। तो 3 साल में ये पूरा 15,000 करोड़ बांट देगी सभी बैंक थ्रू दिस मित्रा पोर्टल ऑफ सिडबी, ठीक है। ये भी माइन्यूट डिटेल्स है, ये किसी को पता नहीं होता, ये भी आपने नोट करके रखना है। इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन कितना देने वाली है गवर्नमेंट, 3%। 2 years ऑफ मोरेटोरियम, मतलब 2 साल तक आपको कुछ भी पैसे नहीं देने हैं, ठीक है। 2 साल तक आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, और फिर जब उससे रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाए फिर उसके बाद आप रिपे करो। तो टोटल रिपेमेंट पीरियड है आपका 6 years। ये माइन्यूट चीजें है, ये आपको नोट डाउन करनी है। एंड हु आर द एलिजिबल बेनिफिशियरीज, farmer producer organizations, then MSMEs, individual entrepreneurs are also eligible for this scheme, okay। So I hope all of you are clear about this animal husbandry infrastructure development fund, and you should note all these details, ठीक है। moving further, मूविंग टू द जल जीवन मिशन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है, सिंस इट इज रिलेटेड विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑल्सो विथ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर नाबार्ड आल्सो एंड आरबीआई आल्सो, ठीक है। बट it is not that it is only relevant for RBI and NABARD. It can be asked in any banking exams and any regulatory bodies exam, ठीक है। So it becomes equally relevant for SEBI also, then IRDA if notification comes. All these, for all these examination this becomes important. तो ये जो जल जीवन मिशन है ये हमने लॉन्च किया था 15 अगस्त को, ठीक है, 15 अगस्त 2019, and we decided to provide tap water to rural household, to every rural household, हाँ, to provide tap water to every rural household by 2024, ठीक है। Now if you want to provide tap water to every rural household, what do we need, हमको चाहिए क्या, हमको अगर हर घर में पानी पहुंचाना है तो हमको क्या लगेगा, हमको लगेगा पाइपलाइन लगेगा, ठीक है। घर घर में पानी पहुंचाना है तो मतलब ग्लास से नहीं दे सकते हम, टैंकर से तो नहीं भेज सकते ना, वो सस्टेनेबल होना चाहिए, तो हमको क्या लगेगा, पाइपलाइन लगेगा। इसको क्या बोलते हैं हम, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या लगेगा, छोटे छोटे डैम लगेंगे, चेक डैम जिसको बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई, है ना, वाटर का सप्लाई भी तो चाहिए, ये भी लगेगा। फिर ऐसा होगा कि कहीं पे सप्लाई नहीं होगा वाटर का, है ना, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वाटर ऑगमेंटेशन की टेक्निक्स यूज करेंगे। वाटर ऑगमेंटेशन कैसे होगा, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ठीक है। देन आपका क्या कर सकते हैं, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, ठीक है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है। देन है आप वहाँ पे वाटर रिसाइकल भी कर सकते हो, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। फिर इसके ये सारी चीज़ें आपको रूरल एरियाज में पानी पहुंचाने के लिए लगेंगी, ठीक है। तो ये लॉजिक है, ये मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ, ये आपका डेवलप होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई स्कीम के डॉक्यूमेंट में क्या दिया हुआ है, ठीक है। द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ वर्क स्कीम्स आर प्रपोज टू बी टेकन अप अंडर जल जीवन मिशन। अब इसमें देखते हैं क्या बात की गई है। इसमें बात की गई इन विलेज वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई। देन रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, ठीक है, वाटर सोर्स की भी बात हुई जो हमने अभी की।
क्योंकि आपको पानी देना है तो आपको वाटर का सोर्स भी तो लगेगा। मतलब आप गंगा से तो नहीं ना आप केरला तक पानी पहुंचा सकते हो, ठीक है। गंगा से आप केरला के या फिर एमपी के विलेज तक पानी नहीं पहुंचा सकते हो। आपको एक लोकल सोर्स ढूंढना पड़ेगा, जहाँ पे कोई तालाब हो गया है ना, कोई चेक डैम हो गया है ना, कोई सोर्स ऑफ वाटर हो गया, तो कुछ कोई वाटरफॉल हो गया, तो वहां से आपको पानी लेके नल तक पहुंचाना है। तो हमारा बेसिक एम क्या है कि ये जो भी बेसिक आर्गुमेंट्स यहाँ पे किए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ रूरल डेवलपमेंट और वाटर, ना कि सिर्फ रूरल डेवलपमेंट के लिए, बट वाटर ऑगमेंटेशन, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ठीक है, इनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, ऑगमेंटिंग वाटर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो मोटा मोटी क्या है, ये फाउंडेशनल आर्गुमेंट्स हैं। ये आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा, है ना। आप कहीं पे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात करोगे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो आपको क्या लगेगा, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा किसी एरिया में, है ना। वो फिर वो चाहे अर्बन डेवलपमेंट की बात हो या रूरल डेवलपमेंट की बात हो, है ना। रूरल डेवलपमेंट तभी तो सस्टेनेबल होगा जब वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा रिलेटेड टू आपका हेल्थ, रिलेटेड टू आपका एजुकेशन, रिलेटेड टू आपका वाटर सप्लाई, है ना। ये सब बातें होंगी। तो इसीलिए मैंने ये स्कीम डॉक्यूमेंट से ये स्क्रीनशॉट लेके आपके लिए लाया है, ठीक है। तो आप ये इसके पीछे का मोटिव समझ लो, ठीक है। ये नहीं कि आपको सबके वो सारा का सारा बाय बाय हार्ट करना है, बट आपको ये आर्गुमेंट्स पता होनी चाहिए कि किन चीजों पे बात की जा सकती है, ठीक है। अब ये जल जीवन मिशन पे हमारा प्रोग्रेस क्या है वो भी देख लेते हैं। ये हमने स्टार्ट किया था कब, 2019 में, 15 अगस्त 2019 में हमने स्टार्ट किया था। तो तब सिर्फ 3.23 करोड़ हाउस होल्ड्स को ही हम पानी पहुंचा रहे थे, टैप वाटर। लेकिन अब ये बढ़कर कितना हो गया, लगभग 8 करोड़, ठीक है। 41% 41.48% ये हमारा कवरेज बढ़ा है। तो ये जब भी आप किसी स्कीम का असेसमेंट कर रहे हो, वहां पे ये आंकड़े आपको कोट करने पड़ेंगे, तो आपके आंसर्स में क्रेडिबिलिटी आएगी, ठीक है। ये सब आंकड़े प्रीलिम्स में तो नहीं पूछेंगे, बट ये मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंटरव्यू के लिए भी ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको इंटरव्यू में पूछ ले कि हमने वाटर वाटर के कंजर्वेशन में या फिर वाटर के मैनेजमेंट में हमने क्या एफर्ट्स लिए हैं, तो आप यहाँ पे ये आर्गुमेंट्स कोट कर सकते हो कि हम पहले 3.23 करोड़ लोगों के लिए ही टैप वाटर प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन अब हम लगभग 8 करोड़ हाउस होल्ड्स को टैप वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, जो वाटर का जो यूज है वो ऑप्टिमम यूज का हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। पहले किसी एरिया में वाटर पड़ा था, वो यूज नहीं हो रहा था, उसको हमने यूज में लाया, ठीक है। कुछ हमने वाटर रिसाइकलिंग का भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, वाटर हार्वेस्टिंग भी हम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, वाटर मैनेजमेंट का पार्ट हो गया, है ना। तो ये सारे ये ऐसे आर्गुमेंट्स आपको नोट डाउन करके रखने हैं, और आपको समझना भी है कि इनको यूज कैसे करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि आंगनवाड़ी सेंटर्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स में हमारे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो उनका हेल्थ इश्यूज, उनके हेल्थ कंसर्न हमको ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए हमने आंगनवाड़ी से सेंटर्स या जो भी स्कूल्स है और जो भी पंचायत के ऑफिसेस है, वहां पे भी हमको टैप वाटर पहुंचाना है। ये भी जल जीवन मिशन का एक टारगेट है ना। तो 2 अक्टूबर 2020 को सिर्फ 25,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स को हम टैप वाटर दे रहे थे, लेकिन अब कितना हो गया, ये 6.5 लाख बाय 15 जून 2021 को, ये लेटेस्ट फिगर है। और ये लिया है मैंने जल जीवन मिशन की साइट से ही लिया है, ठीक है। जल जीवन मिशन की साइट से ही लिया है, तो ये ऑथेंटिक फिगर है, एंड यू शुड नोट दिस एंड यू शुड कोड दिस इन योर आंसर्स, ठीक है। मूविंग फर्दर, अब बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की। देखो क्या होता है ना, ये जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, ठीक है। ट्राइबल एरिया कहाँ कहाँ पे इंडिया में, ये आपका इंडिया हो गया, ठीक है। देखो शायद ना निकल पाए पूरा, ट्राई करता हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ है इंडिया, ठीक है। ट्राइबल एरिया कहाँ कहाँ पे है आपके, जहाँ भी जंगल आएगा वहाँ पे ट्राइबल्स होंगे। जंगल कहाँ कहाँ पे है, ये वेस्टर्न घाट है आपका, यहाँ पे नीलगिरी है ना। यहाँ पे फिर मलकानगिरी फॉरेस्ट है, दंडकारण्य भी जिसको बोलते हैं, यहाँ पे गिर फॉरेस्ट है ना। यहाँ पे सेंटर में पन्ना टाइगर रिजर्व है, पेंच है, सातपुड़ा है, अमरकंटक है। ये तो पूरा फॉरेस्ट एरिया है नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे ट्राइबल एरिया अराउंड 90% ट्राइबल यहीं पे रहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपके ट्राइबल्स इस एरिया में, हिमालयन रीजन में, है ना। तो ट्राइबल एरिया में क्या प्रॉब्लम है, ट्राइबल एरिया में आपको एक्सेस नहीं होता।
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस नहीं होता, आपके एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस नहीं होता। तो इस एरिया में क्या होता है, लोग बैकवर्ड रह जाते हैं क्योंकि उनको अवेयरनेस ही नहीं होती, डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है ना, अर्बनाइजेशन क्या है, इंटरनेट तो उनको पता ही नहीं होगा बहुत सारे ट्राइबल्स लोगों को। तो इसलिए हमने क्या किया है कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ये हमने एक मॉडल अपनाया है। तो ये कब से शुरू है, 97 98 से शुरू है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हर ट्राइबल एरिया में जहां पे पॉपुलेशन, ट्राइबल की पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है और उस एरिया में 20,000 से ज्यादा ट्राइबल रहते हैं, उस एरिया में हमने क्या किया है, मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं। अब ये रेजिडेंशियल स्कूल मतलब क्या, रहना भी वहीं पे है और मतलब खाना पीना वहीं पे और पढ़ना भी वहीं पे, काइंड ऑफ गुरुकुल जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो दिस इज लाइक दैट। यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक पढ़ाया जाएगा, छठवीं से 12वीं तक, मतलब 6 to 12 स्टैंडर्ड तक यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और हर एक स्कूल में अराउंड 480 नंबर्स इतने स्टूडेंट्स होंगे। तो ये जो माइन्यूट डिटेल्स है ये आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये मेंस में भी पूछ लिया था लास्ट ईयर मेंस में नाबार्ड के, और ये आता है आपके मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है। ट्राइबल एरियाज भी आप ध्यान में रख लो क्योंकि आपको ये ट्राइबल एरियाज आप आंसर में कोट कर सकते हो, है ना। ट्राइबल एरियाज देखो कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पे काम आएगी ना, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो आप अपना नॉलेज बेस बढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है, आप ध्यान उस पे दो और फिर प्रैक्टिस कैसे करनी है उस पे भी हम आएंगे। तो ये जो ट्राइबल एरियाज है ये भी आप नोट डाउन कर लो, है ना, जो मैंने अभी बताया। आप फिर से बैक करके, पॉज करके, बैक करके आप ये ट्राइबल एरियाज नोट डाउन कर लेना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं ब्रिक्स। इस साल क्या हो गया, इंडिया होस्ट है भैया ब्रिक्स समिट का। ठीक है, तो इसकी वजह से ये ब्रिक्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, मल्टीलैटरल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, ये आरबीआई नाबार्ड दोनों के सिलेबस का पार्ट है। और मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस पे आईबीपीएस में भी पूछ लेंगे आपको। ठीक है, आरआरबी का भी ये पार्ट हो जाता है, एसबीआई पीओ का भी ये पार्ट हो जाता है। सभी एग्जाम के लिए मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स ब्रिक्स एक्रोनिम है। ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये पांचों का मिला के बनाया ब्रिक्स। ठीक है, ये कंसेप्चुलाइज हुआ था 2006 में। यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मीटिंग था, समिट था 2006 में। तो वहां पे ये सभी पांच नहीं, सिर्फ चार चार देशों के फॉरेन मिनिस्टर मिले और वहां पे ये ब्रिक कंसेप्चुलाइज हुआ। ये साउथ अफ्रीका जो है ये बाद में एंट्री की है, उसने उसने एंट्री की 2010 में। ठीक है, और फिर तब से बन गया ये ब्रिक्स। उसके पहले ये सिर्फ ब्रिक ही था, 2-3 साल। ब्रिक्स बना ये 2010 में। ठीक है, और फिर ये ब्रिक्स ने, इन्होंने सबने मिला के क्या किया, न्यू डेवलपमेंट बैंक निकाली ये 2014 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। 2014 में ये बना था। ठीक है, और ये सिर्फ पांच देश ही इसके मेंबर नहीं है, इसके अलावा और भी ज्यादा मेंबर्स है एशिया के इस बैंक के। ठीक है, तो कभी आपको क्वेश्चन आ गया स्टेटमेंट बेस में कि सिर्फ 5 कंट्रीज ही एनडीबी के मेंबर्स है, तो वो गलत स्टेटमेंट है। ये 5 के अलावा और भी बहुत सारे मेंबर्स है उसमें। ठीक है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। We must all collectively resolve to reach the target of 44 billion of export in 2021-2022। हमारे जो एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल मिनिस्टर है श्री पीयूष गोयल, उन्होंने ये टारगेट सेट किया है कि भाई इस साल 44 बिलियन का एक्सपोर्ट होना चाहिए टेक्सटाइल में। ये टेक्सटाइल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। और जो भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होगी वहाँ गवर्नमेंट का इंटरेस्ट होना ही चाहिए, हमारा भी इंटरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि ये इसको अगर हम प्रमोट करेंगे तो हम जॉब क्रिएट कर पाएंगे, है ना। अगर लोगों को जॉब मिलेगा तो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड भी इंश्योर कर पाएंगे। तो इसकी वजह से ये टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और टेक्सटाइल सेक्टर को हम प्रमोट करने के लिए हमने पीएलआई स्कीम भी लाई है। पीएलआई मतलब क्या, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, और हमने और एक स्कीम लॉन्च की है जिसको बोलेंगे मित्रा। मित्रा क्या है देखते हैं। मित्रा है आपका मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क मतलब हम पूरे कंट्री में 7 टेक्सटाइल पार्क एस्टेब्लिश करेंगे। तो ये 7 टेक्सटाइल पार्क जो ये ह्यूज एरिया कवर करेंगे और वहाँ पे बड़े पैमाने पे इन ह्यूज क्वांटिटी आपको टेक्सटाइल एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। तो टेक्सटाइल एक्टिविटी अलग अलग राज्यों में हम ये जो 7 क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है,
तो वहां पे क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बूस्ट होंगी और जॉब भी क्रिएट होंगे। तो इसको हम वन ऑफ दी स्कीम बोल सकते हैं फॉर रीजनल डेवलपमेंट, है ना। जिस भी रीजन में ये टेक्सटाइल पार्क एस्टेब्लिश होगा, वहां पे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस भी एस्टेब्लिश होंगी, है ना। वहाँ मतलब वहाँ पे जो यार्न क्रिएशन की जो भी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज है, जहाँ वहाँ पे फिर जो टेक्सटाइल से रिलेटेड मतलब कपड़े बनाने की छोटी मोटी जो इंडस्ट्रीज है वो भी बनेंगी। वहाँ पे मार्केटिंग की छोटी मोटी कंपनियां जो ऑफिस खोलेंगी, वहाँ पे रोड डेवलपमेंट का भी प्रोजेक्ट बनेंगे। तो इससे क्या होगा, रीजनल डेवलप होगा, है ना, एक रीजनल डेवलपमेंट आएगा। तो आपके आरबीआई और नाबार्ड के दोनों के सिलेबस का पार्ट है इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज का पार्ट है। तो उसमें ये आपको काम में आएगा, है ना। हम अलग अलग पीआईबी के सेशंस में वेरियस इंडस्ट्रीज पे बात करते रहेंगे। तो आपको यहाँ पे एक नई चीज पता चल गई होगी कि भाई टेक्सटाइल जो है वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। तो जहाँ पे भी जॉब क्रिएशन की बात आएगी, आपको बात करनी पड़ेगी टेक्सटाइल सेक्टर की, आपको बात करनी पड़ेगी लेदर सेक्टर की, फिर बात करनी पड़ेगी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की, ठीक है। ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है सारे। तो ये चीज है, आप ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। मित्रा का लॉन्ग फॉर्म भी आ सकता है, ये बजट में भी डिस्कस हुई है ये स्कीम। तो बजट में डिस्कस हुई है तो ये अपने आप फिर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑल द एग्जाम्स, है ना। तो ये डिटेल्स भी मैंने दे दिए, ये भी आप नोट डाउन कर लो या फिर याद रखो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं 15th फाइनेंस कमीशन। हु इज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन? मिस्टर एन के सिंह, ठीक है। हमारे जो एग्जिस्टिंग गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांता दास, ये फाइनेंस कमीशन के मेंबर थे पहले, गवर्नर बनने से पहले। फिर उनको आरबीआई गवर्नर बना दिया, मेंबर, तो मेंबर के पोस्ट से वो हट गए, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन ने क्या रिकमेंड किया है, 1.42 लाख करोड़ टाइड ग्रांट टू पंचायत फॉर वाटर सैनिटेशन ड्यूरिंग 2021 टू 25 26, ठीक है। तो ये क्या है, रूरल सैनिटेशन से रिलेटेड है, पंचायती राज से रिलेटेड है। तो ये रिकमेंडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। whatever related to rural development, rural areas, panchayati raj reforms, then water, sustainable development, sanitation, tribals, it becomes important for NABARD. You take it from me, ठीक है। All these figures you need to keep in mind because it becomes handy to quote in your answers whenever you are talking about institutional development for rural area, rural infrastructure development, ठीक है। ये पंचायत क्या है, ये इंस्टीट्यूशन है ना। ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वेयर यू वी कैन इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, ठीक है। आपके आपके अर्बन एरिया में कौन रहता है? अर्बन एरिया में रहता है एमएलए, अर्बन एरिया में रहेंगे आपके एमपीज, है ना। वैसे आपके ये रूरल एरिया में पंचायत होती है, पंचायत का होता है आपका सरपंच, ठीक है। वहां पे होती है ग्राम सभा। तो ये ग्राम सभा इंश्योर करेगी भी कि हमको वाटर सैनिटेशन के लिए प्रोजेक्ट चाहिए, तो फिर वो सरपंच को बोलेगी कि नहीं भाई, हमारे रूरल एरिया, हमारे गांव के डेवलपमेंट के लिए अच्छा साफ सुथरा पानी गांव में आना चाहिए। तो उसके फिर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो गए, है ना। उसके लिए ये कॉर्पस अलोकेट किया है 1.42 लाख करोड़। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण मिशन, ये एक मिशन करके, मिशन के बेस लेवल पे हमने चला है, ये आता है आपके वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे मिनिस्ट्री के अंडर, ठीक है। तो ये पोषण का लॉन्ग फॉर्म क्या है, पीएम्स ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। ये लॉन्ग फॉर्म आप याद कर लिया करो बिकॉज सिंस इट इज इन न्यूज इट कैन बी आस्क्ड इन अपकमिंग नाबार्ड एग्जाम। नाबार्ड में आपको ऐसे एक्रोनिम बहुत सारे पूछ लेते हैं, हर साल एक दो एक्रोनिम पूछते ही है। लास्ट ईयर पूछा गया था गोवर्धन पे, ठीक है। गोवर्धन में आपको पूछा गया था भाई ये ओ क्या है ना। तो ये चीज है, आप ये सारी चीजें नोट कर लिया करो, ओके। तो ये पोषण पे कुछ हम डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से भी थोड़ा देख लेते हैं। मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है, पोषण माह क्या होता है, सितंबर मंथ में हम ये पोषण माह हम जनरली सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इस ये स्कीम लॉन्च हुई थी सितंबर 2018 में। इट वाज सेलिब्रेटेड एज राष्ट्रीय पोषण माह। द एक्टिविटीज इन पोषण माह फोकस्ड ऑन सोशल बिहेवियरल चेंज एंड कम्युनिकेशन। सोशल बिहेवियरल चेंज मतलब क्या कि भाई बहुत सारे लोगों का बिहेवियर होता है कि वो कुछ अनहेल्दी खाएंगे, उनका जो खाने का पैटर्न है वो मतलब टाइमली नहीं खाएंगे, ठीक है। वो क्या है, काइंड ऑफ बिहेवियर है ना। तो हमको पोषण अभियान मतलब न्यूट्रिशन हमको लाना है हमारे पब्लिक में, तो हमको ये बिहेवियरल चेंज लाना पड़ेगा।
है ना, साफ सुथरा पानी पिया जाए, फिर आप मतलब आप जब भी बाहर से आओ तो आपने हाथ मुंह धो लो, और खाना खाने बैठो तो हाथ धो के बैठो। ये क्या है, बिहेवियरल चेंज है। इससे क्या होगा, न्यूट्रिशन सैनिटेशन बढ़ेगा। ठीक है, सैनिटेशन बढ़ेगा तो जो डिसेंट्री डायरिया ये जो चीजें हैं, एनीमिया है, ये सारी जो बीमारियां हैं, ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ब्रॉड थीम्स वेयर एंटीनेटल केयर, ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। ठीक है, ये ब्रॉड थीम्स है। फिर है एनीमिया एक थीम है, ग्रोथ मॉनिटरिंग है, गर्ल्स एजुकेशन है, डाइट है, राइट एज ऑफ मैरिज है। ये सारी चीजें का किससे आपके लिंक्ड है, पोषण से, मतलब किससे लिंक्ड है, आपके न्यूट्रिशन से। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में आप हेल्थ के बहुत सारे मतलब जो डायमेंशन है वो मिल रहे हैं आपको यहाँ पे। हेल्थ का एक डायमेंशन आपका बिहेवियरल चेंज भी है, हेल्थ का एक डायमेंशन आपका गर्ल्स एजुकेशन भी है, क्योंकि गर्ल अगर पढ़ेगी, है ना, लड़कियां अगर पढ़ेंगी तो उनके बच्चे भी पढ़े लिखे ही होंगे ना, पढ़े लिखे नहीं बट वो उनके बच्चों का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे, है ना, एज कम्पेयर टू दी इलिटरेट गर्ल। ठीक है, सो द गर्ल्स एजुकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द डायमेंशन विच इज लिंक टू योर nutrition and health. Okay, so these are the dimension which you should be remembering and which you should be using in your answers. ठीक है, more than 12.2 crore women, 6.2 crore men and over 13 crore children were reached through the various activities undertaken under the पोषण माह। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो मुझे आपको बतानी थी, हाउ these schemes are being used in your descriptive answer writing and your prelims as well। ठीक है, प्रीलिम में क्या आएगा आपके, ये पोर्शन का लॉन्ग फॉर्म पूछ लेंगे, फिर ये नोडल मिनिस्ट्री पूछ लेंगे प्रीलिम्स में। लेकिन मेंस में जो है आपको थोड़ा डिटेल में आएगा, ये जो आंकड़े हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, और ये जो मेजर डायमेंशंस है ये भी आपको लिख के रखने हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर सेलिब्रेट्स वर्ल्ड कोकोनट डे। अब ये वर्ल्ड कोकोनट जो है डे जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है 2 सितंबर को। ठीक है, ये रिसेंटली हुआ है 2 सितंबर। हमारा नेशनल कोकोनट डे भी होता है। ठीक है, नेशनल कोकोनट डे, नेशनल कोकोनट डे कब सेलिब्रेट करते हैं ये आपको लिखना है हमारे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखो कि नेशनल कोकोनट डे हम कब मनाते हैं। ओके, मूविंग फर्दर, वर्कशॉप ऑन प्रमोशन ऑफ बी कीपिंग सेक्टर इन सदर्न रीजन ऑर्गेनाइज्ड जॉइंटली बाय मैनेज। मैनेज ये बहुत ही रेपुटेड कॉलेज है, रेपुटेड कॉलेज है इन इन द एरिया ऑफ ARD। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये मैनेज के साथ मिलके नेशनल बी बोर्ड ने ये बी कीपिंग सेक्टर में एक प्रमोशन ऑफ बी कीपिंग सेक्टर का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, वर्कशॉप लॉन्च किया है, तो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं ना, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, मान लो यहाँ पे अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट होता, या फिर फेसबुक होता, या फिर मान लो आयकार होता, ये क्या है, इंस्टीट्यूशंस है, तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हम जो भी करते हैं ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये मैनेज आपको ध्यान में रखना है, बी कीपिंग सेक्टर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हनी से रिलेटेड जो है लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछ लिया था एपियरी व्हील्स पे। ठीक है, एपियरी व्हील, तो ये लॉन्च किया था आपके केवीआईसी ने। ठीक है, केवीआईसी से रिलेटेड, हनी बी से रिलेटेड, है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऐसे जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में पूछ लेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है, नोट डाउन कर लो आप। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की। ये दो क्वेश्चन है, ये एक है ARD का, ये है ESI का। ठीक है, ये दोनों रिलेवेंट है, ESI तो RBI के लिए भी रिलेवेंट है, और ये भले ही ARD का क्वेश्चन हो लेकिन RBI के सिलेबस में भी एग्रीकल्चर करके एक पॉइंट है, तो उसमें ये क्वेश्चन रिलेवेंट हो जाता है, और बहुत ही मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है, तो इससे आपको एक आइडिया आएगा हाउ टू राइट आंसर। ठीक है, डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ एफर्ट्स टू डबल फार्मर्स इनकम बाय 2022। ठीक है, ऑल्सो ब्रिंग आउट द इम्पैक्ट्स ऑफ पैंडेमिक ऑन एम्बिशियस प्लान ऑफ डबलिंग फार्मर इनकम। मतलब इसमें आपको बात क्या करनी है कि जो हमने एम्बिशियस हमारा प्लान था कि भाई हम फार्मर का इनकम डबल कर देंगे, तो उसमें जो कुछ भी प्रोग्रेस हमने अब तक की है वो आपको डिस्कस करना है। डिस्कस मतलब क्या, हमने क्या प्रोग्रेस की है, क्यों की है, कम की तो क्यों की, ज्यादा की तो क्यों की। ठीक है, व्हाट एंड व्हाई पे आपको डिस्कस करना आना चाहिए, तो ये सारी चीजें इसमें डिस्कस होंगी। फिर पैंडेमिक की वजह से इस एम्बिशियस प्लान पे क्या फर्क पड़ा है फॉर डबलिंग फार्मर इनकम्स। ठीक है, हाउ पैंडेमिक हैज इंपैक्टेड दिस एम्बिशियस प्लान, वो भी आपको दूसरे पार्ट में लिखना है। ठीक है, तो इसके दो पार्ट बनेंगे इस आंसर के, पहला ये और दूसरा ये, दोनों पे आपको लिखना है। देखिए, मैंने क्वेश्चन तो सभी के लिए दे दिए हैं,
ये जो क्वेश्चंस है ये यूट्यूब पे भी डिस्कस होंगे, लेकिन इसका जो मॉडल आंसर है, इसका जो मॉडल आंसर है ये सिर्फ हमारे पेड यूजर्स को हम देंगे, ठीक है। तो पेड यूजर्स जो है उनको इसका मॉडल आंसर्स मैं लिख के दे दूंगा, ठीक है। एग्जामाइन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अक्रॉस इंडिया एंड ब्रिंग आउट इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, सोशल लाइफ एंड पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारा चल रहा है, कब से चल रहा है, मोटा मोटा आप 1991 से देख लो, ठीक है। मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारा इंडिपेंडेंस से चल रहा है, लेकिन आप लास्ट 30 ईयर का भी लिया तो चलेगा, क्योंकि 1991 एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो 91 के आगे हमने जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया वो किस किस एरिया में किया और उसी एरिया में क्यों किया, उस पर आपको बात करनी है, उसको बोलेंगे हम एग्जामाइन। कि जिस एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, मान लो महाराष्ट्र में हुआ, ठीक है, यहाँ पे भरूच एरिया है, यहाँ पे हुआ, तमिलनाडु में चेन्नई बैंगलोर वाला जो रीजन है ना, वहाँ पे हुआ, देन विजाक का एक रीजन है, वहाँ पे है, देन दिल्ली गाजियाबाद वाला एक रीजन है, वहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये सारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं हमारे, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों हुआ, और फिर हुआ है तो फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का आपका एनवायरनमेंट पे क्या फर्क पड़ा है, वहाँ के सोशल लाइफ पे क्या फर्क पड़ा है, और उसके वजह से हम पावर्टी से पावर्टी एलिवेट कर पाए कि नहीं पाए, ये 3 चीजों पे आपको लिखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लिखो, लगभग दोनों आंसर्स आप लिखो 600 वर्ड्स में, ठीक है। 600 वर्ड्स, 600 वर्ड्स मैक्सिमम लिमिट होता है। आप ट्राई करो अराउंड 450 to 500 वर्ड्स में लिखने का, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे कैसे आगे बढ़ना है मैंने वो भी बता दिया है, तो आप इस पे प्रैक्टिस करो सो दैट इट बिकम्स हेल्पफुल इन योर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग इन योर आरबीआई एंड ग्रेड, आरबीआई एज वेल एज इन नाबार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम रुकेंगे और बाद में मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम इसके डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के मॉडल आंसर भी डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीक का हम पीआईबी के करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।